हेलो एवरीवन, दिस इज मी कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। इकोनॉमिक्स सर्वे 2021-22 की सीरीज में आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में मॉनेटरी मैनेजमेंट जानेंगे, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन जानेंगे एग्जैक्टली किस तरह से बैंकिंग जो सेक्टर है वो ग्रो कर रहा है, एनपीएस में क्या प्रावधान है, रेपो का क्या रहा इस बार, तो सब कुछ जानेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं हम सर्वे को चैप्टर वाइज कर रहे हैं, यहाँ पे डिटेल एनालिसिस हो रहा है, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो हैं एग्जाम से रिलेटेड वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, इन वीडियोस के पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करने हैं। आपको मुझे @कपिल सिक्का का ट्विटर हैंडल पे फॉलो करना है। बात करते हैं मॉनेटरी मैनेजमेंट की। देखिए, कोविड के टाइम पे क्राइसिस बहुत ज़्यादा थी। अब इतनी बड़ी क्राइसिस से निकलने के लिए सरकार ने काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स लिए। इनफैक्ट आरबीआई के काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, तो यहाँ पे उसी रोल की हम बात करेंगे। मॉनेटरी मैनेजमेंट की बात करें तो जैसे कि आपने देखा, आरबीआई की एक पॉलिसी होती है, आरबीआई की एक मॉनेटरी पॉलिसी आती है जो अल्टीमेटली टाइम टू टाइम मॉनेटरी मैनेजमेंट करती है। अगर उसको लगता है कि मनी सप्लाई शॉर्ट है तो उसको बढ़ाया जाए, उसको लगता है मनी सप्लाई बढ़ गई है तो उसको कम किया जाए। तो एग्जैक्टली यहाँ पे यही हुआ। कोविड-19 में एक बात तो हम बहुत क्लैरिटी के साथ समझ पा रहे थे कि मनी सप्लाई जो है वो मार्केट में खत्म हो जाएगी, क्योंकि लोगों की जॉब्स गई हैं, सैलरीज रुक गई हैं, परचेज सेल रुक गई है, लॉकडाउन में काफ़ी लंबे समय हम रहे हैं, तो इसकी वजह से रहने वाले हैं। तो इसकी वजह से जो मनी सप्लाई है या फिर जो सरप्लस कैश है लोगों के पास वो नहीं रहेगा। इसी के चलते इस एडवर्स इम्पैक्ट से बचने के लिए कुछ एक मेजर जो हैं वो लिए गए थे। उसमें एक अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी को लाया गया था सबसे पहले। देखो, जब हम बात करते हैं अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी को, तो यहाँ बहुत क्लियर कैटेगोरिकली कहा जाता है कि इस पॉलिसी में जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो मिनिमम रहेगा या फिर कम से कम रहेगा मार्केट में, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसी का या ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी का एक्सपेंशन जो है वो होने दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी बात हो जाती है कि मॉनेटरी पॉलिसी को अकोमोडेटिव स्टैंस पे रखा है, जहाँ पे जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी क्राइसिस हैं, उनको अकोमोडेट किया जाए और मॉनेटरी या फिर आपकी इकोनॉमी का ओवरऑल एक्सपेंशन जो है देखा जाए। अब जब हम बात करेंगे अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी की, तो हम सबसे पहले समझेंगे कि सीआरआर को आपको कम करना होगा, आपको रेपो रेट को कम करना होगा, आपको मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ाना होगा। तो जब ये सब चीज़ें होंगी तो तभी हम कहेंगे कि एक अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो आरबीआई लेके आई है। इनफैक्ट ये पॉलिसी पिछले 2 साल से, जब से कोविड स्ट्राइक किया है कंट्री में, तब से लगातार आरबीआई इसी पॉलिसी स्टैंस को बनाए हुए है। साथ ही साथ आरबीआई के लिए एक बड़ा चैलेंज था, ये गवर्नमेंट का एक बड़ा चैलेंज था एनपीएस को क्लासिफाई करना। कौन-कौन से एसेट्स हमारे अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन चुके हैं, इसका क्लासिफिकेशन एक बड़ी बात थी। टेम्परेरी मोराटोरियम लगाना पड़ा हमें, आईबीसी को भी थोड़े दिन के लिए पोस्टपोन करना पड़ा। लेकिन साथ-साथ ये भी ध्यान रखना था कि इस पोस्टपोनमेंट में ये ना हो जाए कि एनपीएस का जो मेस है, जो ऑलरेडी इकोनॉमी में पिछले 3-4 साल से हम मेस देख रहे हैं, और ज़्यादा बढ़ जाए। साथ ही साथ लिक्विडिटी की जो नीड है वो पूरी रहे। आरबीआई ने रिड्यूस किया सीआरआर, ये सारी बातें आपने देखी। इसके अलावा आरबीआई ने, आपने देखा, ऑपरेशन ट्विस्ट किया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का सेल परचेज़ किया। इसमें आरबीआई ने मेक श्योर किया कि जो सरकार मार्केट से लोन ले रही है, जो जीसेक के थ्रू पैसा उठाया जा रहा है, वो कम से कम इंटरेस्ट रेट पे हो। क्योंकि जितना कम इस पैसे का इंटरेस्ट रेट होगा, उतना कम सरकार का फिस्कल डेफिसिट होगा। तो इससे क्या होगा कि जो पैसा सरकार उठाएगी वो वापस से इकोनॉमी में यूज़ करेगी, उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, उसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, लोगों को सैलरीज़ दी जाएँगी और उससे नए-नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एस्टैब्लिश किए जाएँगे। तो इसके लिए सरकार को सस्ते लोन्स की ज़रूरत थी। तो यहाँ पे आपने देखा जीसेक एक्विजिशन प्रोग्राम में आरबीआई ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल लिया। स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस किए गए, जिसमें लिक्विडिटी जो है मार्केट में फर्दर दी गई। जब हम बात करते हैं एलटीआरओ की, तो आपको याद होगा एलटीआरओ एक नया कॉन्सेप्ट है। हाल ही में उस 14 दिन की 26 डेज़ की 14 दिन ऑनवर्ड्स की जो रेवेन्यू आपके लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन है वो अलाउ किए आरबीआई ने। तो इस तरह से लिक्विडिटी को इंक्रीज करने के लिए ये सारे मेजर्स, एलटीआरओ टाइप मेजर्स लिए गए। इसके अलावा आपने देखा वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो को यूज़ किया गया, 14 दिन के लिए रिवर्स रेपो ऑप्शंस किए गए, जिससे कि रिबैलेंस हो जाए लिक्विडिटी कंडीशंस। तो आपने देखा किस तरह से पॉलिसी, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को सरकार जो है या आरबीआई जो है वो ऑल टाइम लो पे 4% के आसपास लेके आ रही है। आप देख रहे हैं पिछली एक डिकेड में ये सबसे कम है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि हम चाहते हैं कि हमारी जो मनी सप्लाई है वो मार्केट में बनी रहे, मार्केट से मनी खत्म ना हो, मार्केट में मनी रहेगा तो ग्रोथ जो है वो बनती रहेगी। बात की है रेपो की, तो एक बार समझ लेते हैं कि होता क्या है। देखो, रेपो रेट एक ऐसा फंक्शन होता है जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का पार्ट होता है। इसमें आरबीआई जो है वो बैंकों को, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को फंड देती है, बदले में सिक्योरिटीज और कोलेटरल्स लेती है। इसका एक रेट फिक्स किया जाता है, उसी रेट पे बैंकों को ये पैसा मिलता है।
इसी के ऑपोजिट होता है रिवर्स रेपो ऑपरेशन। रिवर्स रेपो जैसा कि नाम यहाँ पे पता चल रहा है, रेपो का रिवर्स। अब यहाँ पे पैसा जो है वो बैंक से आरबीआई की तरफ जाता है। जब बैंकों के पास सरप्लस कैपिटल हो, सरप्लस फंड हो, तो अब उनके पास उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करने की जगह नहीं हो। उनको लगता है आरबीआई सबसे सेफेस्ट ऑपरेशन है, सबसे सेफेस्ट जगह है पे जहाँ पे हम अपना पैसा पार्क कर सकते हैं और साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट भी कमा सकते हैं। तो ऐसे में एक रिवर्स रेपो होता है जिसमें आरबीआई से सिक्योरिटीज और कोलेटरल्स बैंक्स ले लेती हैं। याद रखिएगा, जब हमने रेपो की बात करी तो बैंक सिक्योरिटीज और कोलेटरल्स देती हैं। जब हम रिवर्स रेपो की बात करेंगे तो सिक्योरिटीज और कोलेटरल्स जो हैं वो आरबीआई बैंक को देती है और बैंक बदले में फंड्स देता है। इस पे एक इंटरेस्ट उसको मिलता है। अब आगे एक बात याद रखिएगा कि रेपो रेट हमेशा ज़्यादा होता है, रिवर्स रेपो हमेशा कम होता है। इसके पीछे का रीज़न ये रहता है कि आरबीआई जो है वो बैंक को डिसवेड करता है। वो नहीं चाहता कि बैंक पैसा जो है वो हमारे पास रखे। उसको लगता है अगर बैंक्स के पास एक्स्ट्रा पैसा है, ज़्यादा पैसा है, तो उसको मार्केट में दे, जिससे मनी सप्लाई बनी रहे। लेकिन बैंक्स को कई बार लगता है कि मार्केट इस समय सेफ नहीं है, मार्केट में अगर हम पैसा डालेंगे तो वो पैसा जो है वो पैसा खराब हो सकता है, वो पैसा वापस नहीं आएगा, वो एनपीएस बन सकते हैं। तो इसके लिए वो सेफ्टी पर्पस के लिए इस पैसे को आरबीआई के पास भेज देती है। तो ये होते हैं फंक्शंस। तो आपने देखा इस तरह के फंक्शंस जो है वो करती रही सर आरबीआई और बैंक्स मिलके, जिससे क्या हुआ, जिससे मार्केट में जो शॉर्ट टर्म मनी क्रंच था उसको पूरा किया गया। जैसे ही मनी एक्सेस में आया उसको वापस सब कर लिया गया। तो ये पॉलिसीज लगभग 2 साल से इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को यूज़ करके आरबीआई जो है वो मेक श्योर कर रही है कि यहाँ पे जो मार्केट में मनी सप्लाई है वो बनी रहे। तो सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। ये सारी चीज़ें आपको जब स्लाइड्स मिलेंगी तो देख लीजिएगा। तो अब क्या होता है रिवर्स रेपो के केस में, देखिए मैंने आपको बताया रिवर्स रेपो रेट कम होता है, रेपो हाई रेट होता है। दोनों ही लिक्विडिटी को रेगुलेट करने के काम आते हैं और सबसे ज़्यादा रेपो रेट से इन्फ्लेशन भी रेगुलेट हो जाती है। अगर रेपो रेट बढ़ रहा है तो लेस बोरोइंग होगी और मनी सप्लाई कम होगा, इन्फ्लेशन जो है वो कम होगी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने रेपो रेट को कम किया कोविड में। इससे क्या हुआ, मार्केट में बोरोइंग्स बढ़ी। अब मार्केट में बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को सस्ता लोन मिला, उस लोन को उन्होंने फर्दर लेंड किया आगे और उससे मार्केट में, चाहे हम रियल एस्टेट की बात करें, कंजम्पशन लेवल की बात करें, तो वो हाइक हुआ। साथ ही साथ मनी सप्लाई बढ़ी और इन्फ्लेशन हमेशा के लिए की तरह बढ़ती हुई दिख रही है। हमें देख रहे हैं हम ऑल टाइम हाई पे आ रहे हैं, इन्फ्लेशन फिर से 6 साढ़े 6% पे हमारी पहुंच रही है पिछले 2 साल में। तो वो एक चिंता का विषय है। लेकिन आरबीआई अभी ये कह रही है कि देखो इन्फ्लेशन हमारे लिए अभी बहुत चिंता का विषय नहीं है। इन्फ्लेशन तो हम कभी भी कंट्रोल कर लेंगे, हमें ग्रोथ जो है वो कंसिस्टेंट दिखानी है। हमें 9% पे ग्रो करना है, 9.4% पे। तो फिर ग्रोथ के लिए अगर थोड़ी इन्फ्लेशन होती है तो हम उसको रखने के लिए तैयार हैं। अब बात करेंगे लॉन्ग टर्म रेपो की। 2020 से लॉन्ग टर्म रेपो को स्टार्ट किया गया है। यहाँ पे आरबीआई जो है वो एक लॉन्गर ड्यूरेशन के लोन्स प्रोवाइड कर रही है। यूजुअली आप रेपो केस में देखेंगे वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन का आपको रेपो रेट पे पैसा मिलता है बैंक्स को, मतलब 14 दिन, 28 दिन, 7 दिन। यहाँ पे जो फंडा है वो 1 से 3 साल के लोन की बात की जा रही है। मतलब आप कह सकते हैं कि कैपिटल मार्केट का पार्ट भी इसको बनाया गया 2020 से इंडिया में। अब इसमें बैंक्स को ना सस्ते रेट पे लोन मिलेगा, प्रिवेलिंग रेपो रेट पे। और रेपो रेट पे जब उनको लोन मिलेगा तो ऑटोमेटिकली वो फर्दर आगे भी लोन को चीपर रेट पे डिसबर्स कर पाएंगे। इससे क्या होगा, लॉन्ग टर्म के लिए जो लोअर रेट्स पे अगर मार्केट में लोन जाएगा तो मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम रहेगा। बोरोवर्स जो है वो कंज्यूम कर पाएंगे या फिर उस लोन का बेनिफिट ले पाएंगे। एलटीआरओ के केस में आरबीआई के साथ क्या होता है, आरबीआई जो है बैंक्स को एनेबल करता है कि वो अपनी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स को कम कर पाए। मतलब जितना मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बैंक्स का कम रहेगा उतने सस्ते लोन, चीपर लोन्स मार्केट में पहुंचेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बैंक की जो क्रेडिट ग्रोथ है वो 9% बढ़ी और सबसे ज़्यादा क्रेडिट ग्रोथ जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में दिखी है। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रेडिट ग्रोथ काफ़ी हाई है। अगर आप नॉन परफॉर्मिंग रजिस्टर की बात देखेंगे तो यहाँ पे भी एक साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट इंडस्ट्री सेक्टर में देखा गया है कि कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी अब बेटर परफॉर्म कर रही हैं। सर्विस क्रेडिट ग्रोथ की हम बात करें तो ये यहाँ भी रिकवरी बची हुई है। सर्विस सेक्टर का जो क्रेडिट है वो अभी भी नहीं जा रहा है, उस तरह से उसकी डिमांड नहीं है। अच्छा, हमने एक टर्म यूज़ किया एनपीए। तो एनपीए के बारे में जान लेते हैं होता क्या है। देखिए, जब भी कोई हम लोन बैंक से लेते हैं, बैंक से हमारे पे कोई लाइबिलिटी होती है और जब तक हम उस लोन का टाइमली सर्विस करते रहते हैं, मतलब उसके ईएमआई समय से चुकाते रहते हैं, तो वो बैंक के लिए एक परफॉर्मिंग एसेट होता है। लेकिन जब हम उसको चुकाना बंद कर देते हैं, जब उस लोन को डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, तो वो बैंक के लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है। मतलब एक एसेट तो है लेकिन परफॉर्म नहीं कर रहा, कोई इनकम नहीं ला के दे रहा। तो इसी को कहते हैं बैड लोन। बैड लोन को ही आप एनपीए कह देते हैं। अल्टीमेटली इसका जो क्राइटेरिया है वो समय समय पे बदलता रहा। इनफैक्ट काफ़ी लंबे समय तक हमारे पास ना कोई एक सिंगल क्राइटेरिया नहीं था, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस नहीं था कि किस तरह से एनपीएस बनाए जाएँ। इनफैक्ट हमने फिर एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को लिया और हमने एनपीए की डेफिनेशन बनाई। हमने कहा ऐसा कोई भी लोन
जिसकी सर्विस 90 दिन तक ना हुई हो, मतलब जिसकी 3 ईएमआई ना हुई हो, जिसमें 3 ईएमआई डिफ़ॉल्ट हो गई हो, उसको हम एनपीए में क्लासिफ़ाई कर देंगे। यानी 90 डेज़ का ओवरड्यू नॉर्म होना चाहिए, ये लोन पिछले 90 दिन से पे नहीं किया गया है, इसकी एक भी ईएमआई नहीं आई है, एक भी किश्त नहीं आई है, अब इसको आप एनपीए क्लासिफ़ाई कर दो। अब एनपीए जब क्लासिफ़ाई किया जाएगा, तो अकॉर्डिंगली फिर बैंक उसको डील करेंगी। अच्छा, एनपीए जो है वो 2 तरह से क्लासिफ़ाई होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए अलग क्लासिफ़िकेशन है। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए ये कहा जाता है कि अगर आपकी प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट पेमेंट जो है वो 2 क्रॉप तक आपकी ड्यू रही है, मतलब आपने राबी में लोन लिया था, ठीक है? तो राबी में भी आपने उसको नहीं चुकाया, खरीफ में भी नहीं चुकाया, जब आप फर्दर राबी की सीज़न आ जाएगा, तो ये लोन आपका एनपीए बन जाएगा। सिमिलरली अगर आप एक लंबी क्रॉप ग्रो करते हैं, जैसे शुगर कॉन केन की क्रॉप ग्रो करते हैं, तो पूरी क्रॉप खत्म होने तक अगर आप लोन नहीं चुका रहे हैं, एक क्रॉप के ओवरड्यू के बाद भी आपका लोन ओवरड्यू है, तो वो एग्रीकल्चर एनपीए माना जाएगा। तो इस तरह से एनपीए का क्लासिफिकेशन किया गया। अच्छा, बात सिर्फ एनपीए के 90 दिन पे आके खत्म नहीं हो जाती है। इसके बाद एक फर्दर क्लासिफिकेशन चलता है। जैसे 90 दिन के ऊपर हो जाते हैं, तो ये बात तो आपको समझ में आ गई कि अभी हमने एनपीए बना दिया। अब वो 12 महीने तक सब स्टैंडर्ड एनपीए रहता है। फिर उसके बाद वो डाउटफुल एनपीए में बन जाता है, क्योंकि सब स्टैंडर्ड एनपीए में चांसेस होते हैं कि पैसा वापस आ जाए। इसमें बैंक परसुएट करता है, आउटरीच करता है, किस्त की डिमांड करता है। फिर उसके बाद जब 12 महीने के बाद भी कुछ नहीं होता, तो बैंक उसको डाउटफुल में डाल देता है कि अब तो ये पर्सन वापस नहीं देगा, हमें सीरियस डाउट है। फिर बैंक सॉल्वेंसी के प्रोसीजर पे जाएगा, सारफेसी एक्ट को पकड़ेगा, तो ऐसी चीज़ों को देखेगा। फिर उसके बाद फाइनली जब कुछ नहीं होता, तो बैंक उसको लॉस एसेट में डिक्लेयर कर देता है और उसको बैंक की बैलेंस शीट से रिटन ऑफ कर दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि यहाँ पे लॉस को आइडेंटिफाई कर दिया जाता है, रिटन ऑफ अभी नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के बाद अब ये चीज़ हो जाती है कि ये लॉस एसेट है, अब ये हमारे लॉसेज में चला जाएगा। यानी अभी तक जो परफॉर्मिंग एसेट था, अब वो लॉस एसेट में हो जाएगा। 5 साल हो जाते हैं, जब बैंक की बैलेंस शीट पे लगभग 4 साल, 5 साल वो बैंक की बैलेंस शीट में रहता है, फिर बैंक उसको उठा के राइट ऑफ कर देता है। बैंक उसको परसुएट ज़रूर करता है, ऐसा नहीं कि राइट ऑफ कर दिया तो लोन भूल गया। जैसे आपने देखा होगा 2019 में विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे अकाउंट्स 2020 में राइट ऑफ कर दिए गए थे। बहुत सारे बैंक्स ने, एक्सिस बैंक ने, एसबीआई ने अपनी अपनी बुक्स उसको राइट ऑफ कर दिया। 5 साल हो चुके थे। तो यहाँ पे क्या है कि राइट ऑफ नहीं, राइट ऑफ का मतलब ये नहीं होता कि बैंक उस पैसे को भूल गया, अब वो लोन उनको चुकाना नहीं है। वो हमेशा इन लोगों पे ड्यू रहेगा, इन्हें चुकाना होगा। लेकिन हाँ, बैंक उसको अपनी बैलेंस शीट में नहीं दिखाएगा। बैंक अपनी बैलेंस शीट, अपनी बुक्स जो है वो समय समय पे क्लीन करता रहेगा। ये होता है पूरा फंडा। अच्छा, इस बार गवर्नमेंट को ये लग रहा था कि पेंडेमिक के चलते हमारा जो सॉल्वेंसी का प्रोसीजर है वो इम्पैक्ट होगा, क्योंकि हमने पेंडेमिक के चलते सॉल्वेंसी को 1 साल के लिए हमने उसको हॉल्ट कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था। लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसके जस्ट बाद हम प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेज़ोल्यूशन प्रोसेस को ले आए थे, जो कि आईबीसी कर रही थी आपकी एमएसएमईज़ का। एमएसएमईज़ के केस में हमें पता था मोर और लेस सेम प्रॉब्लम है, लिक्विडिटी क्रंच है, ठीक है? क्योंकि मोर और लेस उन पे पैसा ही नहीं होगा, इसलिए वापस नहीं दे पा रहे हैं, एमएसएमई सेक्टर्स की इनकम खत्म हो गई है। तो इसकी वजह से एक प्री पैक इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस जो है इन एमएसएमईज़ को दे दिया गया, जिससे वो इस मैटर को डील कर पाएँ। इसके बाद बात आती है मॉनेटरी डेवलपमेंट्स की। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी क्या कह रही है कि स्टेटस क्वो हमें रखना है पॉलिसी रेपो रेट का 4% पे, और हमने रखा अभी 2 साल से हम लगभग इसी रेट पे हैं। इससे क्या हो रहा है, ग्रोथ रिवाइव हुई है ड्यूरेबल बेसिस पे, और कंज्यूमर जो है वो अब और ज़्यादा कंजप्शन करने लगा है, क्योंकि उसे बैंकों से सस्ता लोन मिला। अच्छा, इसका एक दिक्कत ये होती है, जब आप बहुत कम रेपो रेट रख देते हैं और जब आप एक्सेस में लोन बाँटते हैं, तो फिर आपको ध्यान रखना होता है कि आपकी जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जो सीपीआई वाली इन्फ्लेशन है, वो ना बढ़ जाए। और अल्टीमेटली ये हो भी रहा है, 7% पे हमारी, 6.5% पे हमारी सीपीआई पहुँच रही है। तो कहीं न कहीं ये बात है कि अब अगर आप रेपो रेट को कम रखते हैं, कॉम्पिटिटिव स्टैंस रखते हैं, आप इकोनॉमी को एक्सपैंड होने देते हैं, तो आपको फिर डर रहता है कि इन्फ्लेशन आएगा ही आएगा। तो ये चीज़ें जो हैं बैंक ने ध्यान रखी कि हम ठीक है, हमारी एक ड्यूटी भी है कि हमें मार्केट में मनी सप्लाई बनाए रखना है। लेकिन आपको याद होगा 2016 अरिजित उर्जित पटेल कमेटी के बाद हमने इस बात का एक फाइनल डिसीजन भी लिया था। मतलब हमें एक नया टास्क भी मिला था आरबीआई को, कि हमें यहाँ पे रेट्स को तो मतलब अकॉर्डिंगली मैनेज करना है, लेकिन हमें इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना है। और इन्फ्लेशन के लिए हमारे लिए एक टारगेट दिया गया था 4% का, जिसमें +-2% का कम बढ़ती हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ रिटन। अब बात करेंगे मनी मल्टीप्लायर की, M3 से M0 की, वो डिक्लाइन पे है, ठीक है? तो कहीं न कहीं जो MM का मनी मल्टीप्लायर का गैप होता है, उससे ये पता चल जाता है कि जो भी बैंक्स ने, जो भी फंड्स हैं, जो बैंक्स ने रिवर्स रेपो में रखे हुए आरबीआई के पास,
वो कहीं न कहीं वीक क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस की तरफ बढ़ चुके हैं। तो इससे जितना देखिए जितना ज़्यादा गैप होगा इन दोनों के बीच में, उससे पता चल जाएगा कि रिवर्स रेपो में आरबीआई के पास फंड्स नहीं आ रहे, मतलब जो बैंक है वो सारा पैसा इस समय मार्केट में घुमा रहा है। अच्छी चीज़ है। देन उसके बाद लिक्विडिटी कंडीशंस की बात करें, उसके मैनेजमेंट की बात करें, तो आरबीआई ने जैसा मैंने बताया रीबैलेंसिंग लिक्विडिटी कंडीशंस का एक मेथड प्रोसेस अपनाया। वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो को उन्होंने अपनाया, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने 14 दिन का वेरिएबल रेट को रखा, बैंकों ने या आरबीआई ने जो मनी सप्लाई है उसको वो मार्केट में बनाए रखा। इनफैक्ट जीसैप के थ्रू कमिटमेंट भी किया कि स्पेसिफिक क्वांटम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का जो है वो आरबीआई खरीदेगी। इससे क्या होगा, यील्ड कर्व भी अकॉर्डिंगली मैनेज किया जाएगा। तो जब आरबीआई खरीदती रहेगी, इसको अपफ्रंट खरीदेगी, तो फिर कहीं ना कहीं फाइनली आप देखेंगे मार्केट में या गवर्नमेंट के पास मनी सप्लाई बनी रहेगी। तो आपने देखा आरबीआई ने अनदर राउंड 75,000 करोड़ का वेरिएबल रेपो रेट ऑप्शन को किया। इससे क्या होगा, इससे जो भी एक्सेस लिक्विडिटी होगी बैंकिंग सिस्टम से, अगर जहाँ जहाँ पे लग रहा था कि अगर लिक्विडिटी एक्सेस में है तो वो कंट्रोल हो गई, कहीं पे लग रहा है कि नहीं है लिक्विडिटी तो वो मेंटेन हो गई। अब बात आ जाती है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए कॉल मनी या इस तरह के हमने काफ़ी लंबे समय तक ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। अब यही पूरा का पूरा फंडा है बैंकिंग सेक्टर का कि किस तरह से बैंक्स जो हैं वो इस समय लिक्विडिटी, एक तरफ उनके पास लिक्विडिटी क्रंच हो गई थी, फिर फर्दर लिक्विडिटी उनकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई। अब आरबीआई को आगे देखना है कि एक्सेस लिक्विडिटी है तो उसको सक करना है। अच्छा, अब आगे हमें क्या करना है, इसके बाद हमें बैंक क्रेडिट वाले टॉपिक पे फोकस करना है। तो इसके अगले पार्ट में हम बैंक क्रेडिट वाली इस चीज़ें देखेंगे और जानेंगे एग्जैक्टली कि बैंक क्रेडिट को किस तरह से यहाँ पे मेंटेन किया गया है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।